हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपिलेश और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो रहेगा एमसीक्यूज पार्ट 3। बेटा जी, एमसीक्यू की कहानी चल रही थी और एमसीक्यूज में जैसा कि आपको पता है कि भाई हमारे पास क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, चारों में से एक पे टिक लगाना है और आगे बढ़ना है। आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। यहां पे एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहा हूं। अगर वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का होगा तो आप न्यूमेरिकल में कर देना, बाकी थ्योरेटिकल टाइप के होंगे, वन वर्ड टाइप के आंसर्स होंगे तो वो एमसीक्यू में कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी आप लोगों को कि यार ये तो सर आपने सिर्फ एमसीक्यू कराया, बाकी की पिक्चर कहां है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहां है। तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाद की जो कहानी होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम थ्योरेटिकल पार्ट को ही कवर करेंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना बिल्कुल भी, सारी चीजें कवर करवाऊंगा आप लोगों को, राइट। ओके चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं भाई विद द फर्स्ट क्वेश्चन। भाई पेन और पेपर होना चाहिए आप लोगों के पास। सवाल कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम। भाई 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। Then the ratio of the Coulomb's force and the weight of the electron is approximately। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कूलम फोर्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कूलम फोर्स है उसका और जो इलेक्ट्रॉन का वेट है, इनका जो रेशियो होगा ये आपको बताना है यहां पे। सो ये रेशियो कितना हो जाएगा, इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे हम लोग। So if two electrons are separated by a distance of 0.5 angstrom, then the ratio of the Coulomb force and the weight of the electron is approximately। एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, दे आर सेपरेटेड विद सर्टेन डिस्टेंस d। क्वेश्चन के हिसाब से d जो है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी k इंटू ई। बेटा e इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। बेटा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर लूं तो होता है कितना, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा मैं बेटा बात करूं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। चलो सारी बातें हमें दे रखी है, तो नाउ सिंपली वी कैन से दैट F इज इक्वल्स टू, बेटा K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, राइट। यस सो K की जगह 9 इंटू 10 इज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 इज टू पावर -19 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 रेस्ट पावर -10 का होल स्क्वायर। लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। फोर्स जो लगेगा दैट विल बी 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय, बेटा 1.6 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 2.56, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, पता होना चाहिए अपने को। 10 की पावर माइनस का बेटा 19 इंटू 2 कितना होता है, 38 होता है सर, तो माइनस का 38 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 हो जाएगा, और बेटा जी 10 की पावर -20 न्यूटन। ये है द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर सॉल्व करेंगे। यार मैं थोड़ा सा मक्कारी कर लूं, मक्कारी करने का मतलब है कि मैं यहां पे इसको 2.5 लिख देता हूं। ये क्या है बेटा, असल में 2.56 है, लेकिन मैं थोड़ी सी मक्कारी कर रहा हूं, 2.56 की जगह 2.5 लिख देता हूं। तो यहां पे चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस का 29 बन जाएगा ये भाई, 38 माइनस 9, 38 माइनस 9 29 होता है, ठीक है। एंड दिस विल बी 0.25 10 इज पावर -20। ओके अब समझ आ रहा ना कि मैंने 2.56 को 2.5 क्यों लिखा था। ये 25 खत्म हो जाएंगे अभी, देखना है ना बेटा जी। डेसिमल हटाओगे तो उतने जीरो आ जाते हैं, डेसिमल हटाया अपॉन में एक जीरो आया, डेसिमल हटाया उधर 2 जीरो आ गए। 25 से 25 खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ कितना हो जाएगा भाई ये सब, सर ये 28 हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं ठीक है चलने दो इसको, सॉल्व करके अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी
9 इंटू 10 की पावर, भाई ये -20 ऊपर जाएगा, प्लस का 20 और ये माइनस का 9 और प्लस और माइनस का 8 न्यूटन। हाँ, सो ये है वो फोर्स जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है। लगभग हमने इसको डिफाइन किया है। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर सेपरेटेड बाय 0.5 एंगस्ट्रॉम। दो इलेक्ट्रॉन्स जिनके बीच का सेपरेशन 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है 9 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। ठीक है, क्या ये पूछा था? नहीं, उन्होंने पूछा है द रेशियो ऑफ द कूलम फोर्स। अभी तो मैंने सिर्फ कूलम फोर्स बताया है और अब आपको वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। देखो बेटा, कोई जरूरी नहीं कि एमसीक्यू ही आएगा ऐसा क्वेश्चन, हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ जाए बेटा, है ना। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है ना बेटा, अपने सेक्शन ए और सेक्शन बी की कहानी पता है आप लोगों को, ठीक है। सैंपल पेपर आया है, उसके हिसाब से सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज मिलते हैं जो कि 1 मार्क का होता है, उसके बाद सेक्शन बी में आए तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एज अ न्यूमेरिकल मिल जाए, तो उसकी चिंता मत करना बिल्कुल भी, तुम्हें वो चीजें डिफाइन करेगा, ठीक है। तो बेटा जी, व्हाट आर द वेट, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो होता है mg। यहां पे इलेक्ट्रॉन के वेट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 10⁻⁻31। g का वैल्यू बेटा 10 ले लेते हैं, सॉल्व करने पे 9 अप्रोक्सीमेशन में ले लो इंटू 10⁻⁻30 न्यूटन इज द वेट w। बेटा फोर्स भी पता है, वेट भी पता है। चलिए भाई, तो रेशियो विल बी गिवन बाय f डिवाइडेड बाय w। बेटा जी f की बात करूं तो 9 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय w की बात करें 9 इंटू 10⁻30। 9 से 9 समाप्त हो जाएगा, ये ऊपर जाएगी पिक्चर 10⁻8 प्लस 30 10⁻22 इज द रेशियो। सो f और वेट का जो रेशियो है, f और w का जो रेशियो है वो है 10⁻22। f और w का जो रेशियो हो जाएगा 10⁻22 हो जाएगा। कहां मिल रहा भैया? ऑप्शन नंबर डी में, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। छापना है, जल्दी से छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक तो बढ़िया चल रही है कहानी, सब कुछ समझ आ रहा है बढ़िया तरीके से। बिल्कुल सर, ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ। हाँ ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पे आइए, ये सारी बातें छाप लो फटाफट से, तुरंत प्रभाव से। हो गया, नोट किया, वेल डन। चलिए भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक कोन है जिसका बेस रेडियस r दिया हुआ है हम लोगों को, हाइट h दे रखी है एंड इट इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो कोन है इट इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू इट्स बेस। देखिए भाई, ये कुछ ऐसी कहानी होगी कि ये हमारे पास कोन हो जाएगा, यहां पे दिस इज द बेस ऑफ द कोन, दिस विल बी द हाइट ऑफ द कोन, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द कोन। ये सारी बातें आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब पॉइंट ये है कि इस कोन को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द बेस हो जाएगा बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? ऐसी कहानी है भाई इसमें। सो वो बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन। भैया कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है कोन पे वो आपको बताना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन, इस कोन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, फील्ड लाइंस नो डाउट अंदर जा रही है भैया, ऐसी कहानी बन रही है अंदर जाके, नो डाउट फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, फील्ड लाइन जा रही है अंदर से भी, बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा कि अंदर से नहीं जा। तो व्हाट इज द फ्लक्स एंटरिंग द कोन? फ्लक्स एंटरिंग द कोन, देखिए साहब बात ऐसी है ना कि इस कोन का देखो, क्योंकि फ्लक्स क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंटर कर रही है। यहां पे जब ये फील्ड लाइंस एंटर करेगी तो इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस होना चाहिए।
तो बेटा कोन के अंदर अगर एक परपेंडिकुलर सरफेस में ऐसे फॉर्मेट में रखूं तो वो किस तरीके का दिख सकता है? आप खुद सोचिए, कोन को अगर आपको बीच में से ऐसे कवर करना है, ये वाला सरफेस बनाना है, तो कैसा बनेगा? ये सरफेस कुछ ऐसा होगा क्या बेटा, ऐसे ट्राइंगल शेप का? सोच के देख बेटा, क्या ये सरफेस कुछ इस प्रकार से बनेगा? क्या इसी में बना दूं मैं? ध्यान से देखना भी इस चीज को। ये हाइट को थोड़ी देर के लिए मैं हटाता हूं यहां से। ये सरफेस मुझे बताना कुछ ऐसा बनने वाला है शायद। क्या दिख रहा है बेटा ये आपको? सर क्या ये फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ये जो भी फील्ड लाइंस होंगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या ये सरफेस आपको दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। इस सरफेस का हाइट कितना हो जाएगा? सर एक ट्राइंगल की तरह दिख रहा है मुझे तो, ये जिसका हाइट h है और ये डिस्टेंस जो बेस है बेटा वो हो जाएगा 2r, डायमीटर के जितना। ये एक मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, सो दिस एरिया विल बी अ ट्राइंगल, दिस पार्ट विल बी अ ट्राइंगल। क्या आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? तो आपको बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल चुका है। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी गिवन बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी गिवन बाय कितना हो जाएगा बेटा? ये हाफ बेस इंटू हाइट, सो दैट विल बी नथिंग बट हाफ बेस की जगह 2r कर दूंगा मैं यहां पे, और हाइट की जगह मैं h कर दूंगा इस पे। सो h इंटू r इज द एरिया। सो एरिया हो जाएगा h इंटू r। कितनी फील्ड पास हो रही है? E। जो फील्ड पास हो रही है दैट विल बी E। सो द फ्लक्स विल बी गिवन बाय E इंटू A, दैट विल बी E इंटू HR। ये है भाई आपका आंसर इसका। देख लो भाई, हाफ बेस इंटू हाइट करना है। बेस कितना है? ये 2r, हाइट कितना है? h, तो हाफ 2r इंटू h। हाफ से ये 2 मर जाएगा, HR विल बी द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। सोच के देखो ना यार, कोन कैसा होता है? गोल होता है सब। कोन में ये कर्व्ड सरफेस होता है, लेकिन मुझे वो फील्ड लाइंस, मुझे तो वो एरिया चाहिए जिसके फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो एरिया अंदर बनाएंगे। अंदर कैसे एरिया बनेगा? एक ट्राइंगल जैसे एरिया बनेगा, ऐसा। समझ लो भाई, कोन कैसा होता है? ऐसे गोल होता है पूरा कोन? हाँ सर, ऐसे ऐसे गोल सा कोन होता है, ऊपर जाता जाता छोटा हो जाएगा। एक कोन जो कि गोल है, जो कि ऊपर जा रहा है। इस कोन के अंदर बेटा दिस इज द पार्ट जो कि आपको दिख रहा होगा, एक क्रॉस सेक्शन ट्राइंगल वाला है ये, जिसके परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस जाएंगी। तो ये ऐसी है बेटा, ये देखो, ये जो ट्राइंगल है ना, इसको बाहर निकालो, ऐसा बनेगा ये। ठीक है, हाँ ये ऐसा, दिस इज द ट्राइंगल। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस आ रही है। तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी हाफ बेस इनटू हाइट। बेटा इसकी हाइट तो उतनी रहेगी जितना कोन का हाइट था, लेकिन बेस की बात करें तो बेस जो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द डायमीटर ऑफ दिस कोन, जो कि 2r है। तो बेस की जगह 2r लिख दिया, हाइट की जगह h लिखा, 2 से 2 मर जाएगा, एरिया विल बी HR। सो द फ्लक्स विल बी E इंटू A। बेटा परपेंडिकुलर है इसलिए कॉस की चिंता मत करना तुम लोग। तो E इंटू A हो गया साहब। अब यहां पे सीधी सी बात है, E इंटू A की जगह HR, यानी कि ऑप्शन डी हमें यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दो चार्जेस है जिनको कि हमने वैक्यूम में रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ d अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम इज F। यहां पे दो चार्जेस जिनको कि हमने वैक्यूम में रखा हुआ है, d डिस्टेंस दूरी पे है ये दोनों चार्जेस, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है F। ठीक है साहब, अब आपने बोला कि यहां पे इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दीजिए विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 4। सो नाउ द नेट फोर्स विल बी,
तो भैया यहां पे कहानी ऐसी है कि दो चार्जेस हैं, मान लीजिए चार्ज Q1 हो जाएगा, यहां पे चार्ज Q2 हो जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो है वो D हो जाएगा, एंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज गिवन बाय K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। ठीक है सर। अब सुनिए, इन्होंने बोला कि यहां पे बीच में एक मीडियम ले आइए। अभी तो क्या था भाई, वैक्यूम था, तो वैक्यूम में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, अभी तो वैक्यूम था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपसे बोला गया कि इनके बीच में एक मीडियम लेके आ जाइए, सो मीडियम लाओगे तो वो ऐसी बनेगी पिक्चर, ये Q1 ये Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन D, और यहां पे मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 4। तो फोर्स कैसे बनेगा, देखो ये पहले भी बता चुका हूं मैं रिलेशन आप लोगों को। K को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K को लिखने का तरीका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे पिक्चर हो जाएगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर की। इधर आएंगे, फोर्स हो जाएगा F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर। मीडियम की जो परमिटिविटी होती है ना, इसको एक और तरीके से लिखते हैं। कैसे? मीडियम की परमिटिविटी होती है वैक्यूम या फिर एयर की परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है गलती कर दी हो। इसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे भी कह दिया। सो F डैश विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय D स्क्वायर। बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय D स्क्वायर को F कहते हैं, तो यह हो जाएगा F डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R, यानी कि F डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर हो जाएगा F डैश विल बी इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय 4, ऑप्शन डी। है ना सिंपल? हाँ, क्वेश्चन में तो दे ही रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है आपको, 4। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन में आपको 4 दे रखा था, तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है तो बस सीधी सी बात है भाई, यहां पे 4 पुट किया, ठीक है, और ये F/4 के टर्म्स में आ गया, खत्म कहानी। ये हमेशा ध्यान रखना ये चीज कि मीडियम आएगा तो एयर वाला पार्ट, वैक्यूम वाला पार्ट डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं बेटा कि बार बार आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या करें, ऐसे बार बार सॉल्व करोगे ना, सीधा वो फॉर्मूला लगाएंगे F डैश इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, काम खत्म। ठीक है, हो गया, छाप लिया सभी ने? चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन कूलम्स लॉ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K हैज द यूनिट्स। बेटा यहां पे कूलम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K होता है उसकी यूनिट क्या होगी? सीधी सी बात है सर, यूनिट की बात क्या ही कर रहे हैं हम लोग तो यहां पे, है ना। तो कुछ ऐसी पिक्चर बनती है बेटा, फोर्स होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, ये K हो जाएगा, ये कूलम डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर। तो बेटा K का यूनिट बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऑप्शन डी मुझे दिख रहा है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यूनिट पूछी थी, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ये तो बिल्कुल हलवा सा सवाल था, ये पता भी होना चाहिए और अपने को, है ना। इतना भी सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, बस देखते ही टिक लगा दो, ऐसा होना चाहिए अपने को इसमें। ठीक है, ओके, चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे बच्चे, इफ 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम आर प्लेस्ड 1 किलोमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम विल बी। भैया 2 चार्जेस हैं, 1 कूलम के हैं, एंड दे आर प्लेस्ड 1 किलोमीटर अपार्ट, तो इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? तो यहां पे रख दिया 1 कूलम का चार्ज, यहां पे रख दिया 1 कूलम का चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाएगा 1000 मीटर। बेटा 1 किलोमीटर मतलब समझ गए ना तुम लोग, 1 किलोमीटर का मतलब समझ गए ना, 1000 मीटर होता है। अच्छा, फोर्स की मैं बात करूं तो द फोर्स विल बी गिवन बाय K 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1000 का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चे फोर्स जो हो जाएगा, K का वैल्यू होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 6।
भैया 10 का पावर 3 का स्क्वायर 10 की पावर 6 होता है। सॉल्व करने पे इट कम्स आउट बी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। खत्म कहानी। दिस इज द फोर्स बिटवीन देम। एक नंबर में ऐसी चीजें पूछी जा सकती है बेटा, देखो ऐसा शौक मत हो जाना कि यार ये क्या हो गया, एक नंबर में है, ऐसे सवाल पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना यार। क्वेश्चन नंबर 5 समझ आता है सभी को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। अब 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस है। स्टेशनरी मतलब ऐसा नहीं बोलने का कि वो मूव माव करेंगे, सीधी सी बात है, एक जगह पे टिके हुए हैं। सो दिस इज योर Q1, दिस विल बी योर Q2। सो देयर आर द 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज जो कि पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है एक दूसरे के साथ। नाउ द फोर्स बिटवीन देम इज इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सही बात है सर, हमें क्या पता, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो अट्रैक्टिव होंगे, अगर एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव तो रिपल्सिव होगा, अगर एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव तो भी रिपल्सिव होगा। तो इनके बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और साथ ही साथ वो रिपल्सिव भी हो सकता है। एंड द रीजन इज क्लियर, क्योंकि चार्जेस के बारे में उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सब बिल्कुल गलत बात बोल रहा है ये, बल्कि जो फोर्स होता है दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। देखो क्या ये फोर्स दोनों के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है? हाँ करता है। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स चार्ज, है ना। द फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन देम। बहुत सही बात बोलिए सर, ये जो आप फोर्स का फॉर्मूला बता रहे हो ये तब बता रहे हो व्हेन देयर इज एयर इन बिटवीन द चार्जेस। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाए, मान लीजिए भैया यहां पे कुछ और मीडियम आ जाए दोनों चार्जेस के बीच में, तो क्या करोगे? दोनों के बीच में कोई और मीडियम आ गया, फिर क्या करोगे? तो उस केस में फोर्स बदल जाता है सर, फोर्स हो जाता है कितना? F डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर मीडियम के बदल जाने से फोर्स बदल जाता है, यह बात अपने को पता चलती है यहां से। या चलो मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूं इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। सो पहले एप्सिलॉन नॉट होता था, अब एप्सिलॉन m हो गया है। तो ये बता रहा है कि भाई मीडियम पे डिपेंडेंसी है इस फोर्स की, तो इसके लिए बेटा ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। फोर्स बिटवीन देम हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नहीं, डायरेक्शन भी बातें होती है सर। तो यहां पे बाय चांस ऐसा हो गया कि 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए, बट कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप अगर दोनों में से कोई एक टिक लगाते हो तो चलेगा वो, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक सा फॉर्मूला था, जो आपको पता होते हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहानी है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज अ चार्ज ऑफ -30 माइक्रोकूलम एंड इट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ +25 माइक्रोकूलम इज वैक्यूम। बेटा यहां पे क्या बोला गया है? एक चार्ज जिसको कि प्लेस किया गया 50 सेंटीमीटर और वो भी वैक्यूम में रखा है। तो यहां पे ये है -30 माइक्रोकूलम, यहां पे है +25 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का जो सेपरेशन रखा जाएगा दैट विल बी ऑफ 50 सेंटीमीटर, और बीच में वैक्यूम है भाई, बीच वाला जो पार्ट है दैट विल बी कंप्लीटली वैक्यूम। अब स्पेलिंग देख लेना तुम लोग एक बार, हो सकता है गलत हो जाए तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? तो सर सीधी सी बात है, फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर मैं k लिख देता हूं, k इंटू, अच्छा क्या करोगे भाई, माइनस का साइन लगाना चाहते हो लगा लो, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, 25 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर बोले तो 50 इंटू 10 की पावर -2 इसका होल स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो फोर्स है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव फोर्स अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब आप चार्जेस के साथ में फोर्स की वैल्यू को पुट कर रहे हो तो फोर्स आपके पास माइनस में आ जाएगा बेटा, है ना। और नेगेटिव का फोर्स पता है क्या है? अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा कितना, 30 इंटू 25 750 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50 2500 और 10 की पावर -4।
सो 2500 इंटू 10⁻⁴। सो यहाँ पे f आ जाएगा। चाहो तो भाई कुछ कर सकते हो इसमें भी, जैसे कि 25 को 10 से काटा, 25 3 75 होते हैं। सो इट विल बी माइनस का 2.7 इंटू 10⁻9 10 11 12 माइनस का 3 और माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे द फोर्स विल बी माइनस का 27 न्यूटन। नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। या तो आप पहले ही समझ जाओ कि सर फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, अगर आप पहले ही ये बता देते हो कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। या तो आप पहले ही बता दो कि भाई अट्रैक्टिव फोर्स है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं बोला कि अट्रैक्टिव फोर्स है कि नहीं, तो माइनस के साइन के साथ चलते जाओगे और लास्ट में आंसर माइनस आएगा। ये माइनस का साइन ये बताता है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। ऑप्शन में कहीं ऐसी बातें नहीं है, यानी कि ऑप्शन में वो पहले ही सोच के बैठा हुआ है कि देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ऑप्शन में ऐसी बातें नहीं है बेटा, मतलब कि वो पहले ही सोच के बैठा है कि देयर इज द अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट विल बी ऑफ 27 न्यूटन। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। भाई जल्दी से तुरंत प्रभाव से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं बेटा जी। Two particles having the charges q1 and q2 when kept at a certain distance they are exert a force on each other. If the distance between the two charges is reduced to half, then the force exerted on each other would be. बेटा क्या हो जाएगा इस केस में? दो चार्जेस हैं q1 और q2। दो चार्जेस है q1 और q2, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लीजिए d हो जाएगा। इन्होंने बोला इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है F, दैट विल बी गिवन बाय K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। इन्होंने बोला कि इनके बीच के सेपरेशन को अगर हाफ कर दीजिए, यानी कि कहानी ऐसी हो जाएगी कि ये हो जाएगा Q1 यहां पे और ये पास आ गया है ना सर, इनके बीच की दूरियां कम हो गई है। सो ये हो जाएगा d/2। सो उस केस में फोर्स F डैश विल बी, देखो भाई K Q1 Q2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे तो आप डायरेक्टली डिपेंडेंसी भी दिखा सकते हो, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। उस केस में डायरेक्टली डिपेंडेंसी दिखानी है दिखा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट विल बी समथिंग लाइक 4 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ F। तो इस केस में F डैश जो हो जाएगा दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ F। ये लो भाई, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, 4F इज द आंसर फॉर दिस। क्या ये बात समझ आती है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत टफ क्वेश्चन था, हलवा सा सवाल है, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो भाई तुरंत प्रभाव से इसको छापना शुरू कर देंगे सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। लिख लिया सबने? हो गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged। भाई मेटल स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहानी होने वाली है उसके बारे में चर्चा करनी है। इट इज सेइंग इन द फर्स्ट ऑप्शन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r लेस देन स्मॉल r, यानी कि इनसाइड पॉइंट पे बेटा इसका मतलब क्या होता है? r लेस देन कैपिटल R, इट मींस इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी अगर r इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब होता है बेटा आउटसाइड पॉइंट के लिए, और आउटसाइड पॉइंट के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी जैसे r बढ़ेगा। पागल हो गया सर, ये हम फॉर्मूला जानते हैं इसका। बाहर के लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आता है, याद आ रहा है कुछ ऐसी बातें? भाई अगर आप यहां पे कंसीडर करो तो इट विल बी समथिंग लाइक KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। तो भाई अगर वो इनसाइड पॉइंट की बात करें तो चलो एक बारी के लिए कुछ और विचार कर ले, लेकिन आउटसाइड पॉइंट के लिए गलत है सर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी जैसे R जो होगा R लेस देन R, यानी कि जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो ही रहेगी, लेकिन जैसे आप आउटसाइड पॉइंट पे आओगे तो फील्ड जो है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे R इंक्रीज होगा। बात हो रही है हॉलो मेटल स्फीयर। हॉलो मेटल स्फीयर है यानी कि चार्ज जो भी होगा वो सरफेस पे ही होगा, यानी कि अंदर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें होंगी दैट विल बी जीरो, यानी कि आप सेंटर से जैसे जैसे बाहर की तरफ आएंगे
जैसे जैसे आप सेंटर से जैसे जैसे बाहर की तरफ आओगे तो उस केस में क्या होगा, फील्ड जीरो ही रहेगा। तो देखो वो यही बोल रहे हैं, एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, एज द आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, है ना, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई जीरो ही रहेगा उस केस में। और आउटसाइड पॉइंट पे जाओगे तो आउटसाइड पॉइंट पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि ये वाली बात सही बोल रहे बेटा वो। इनसाइड पॉइंट के लिए फील्ड जीरो होगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए जो फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा। जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, इंक्रीजेस एज आर ग्रेटर। अरे यार सर, बाहर वाले पॉइंट पे इंक्रीज नहीं होता है। आउटसाइड पॉइंट के लिए ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होता है। ये बातें हो रही है आउटसाइड पॉइंट के लिए। आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो आर के इंक्रीज हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती है। जो जहां जहां पे वो डिक्रीज बोल रहा है वो गलत बात है। और फोर्थ ऑप्शन बोलता है डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस। इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो है और ये डिक्रीज करने के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक ही ऑप्शन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि कह रहा है कि इनसाइड पॉइंट पे जैसे जैसे स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, भाई सेंटर से जैसे जैसे बाहर की तरफ आओगे स्मॉल आर का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आर का वैल्यू इंक्रीज करोगे इनसाइड पॉइंट के लिए फील्ड जीरो ही रहेगा, लेकिन जैसे आप बाहर आ जाओगे तो आर के इंक्रीज करने से फील्ड डिक्रीज होगा। डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर द आउटसाइड पॉइंट। सही है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया चल रही कहानी। क्वेश्चन नंबर 9 की तो जाइए छाप लो जल्दी से, तुरंत प्रभाव से इसको नोट कर लीजिए। डन हो गया, सबने नोट किया। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाते हैं। और क्वेश्चन 10 क्या कहता है, फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द हीलियम, हीलियम है वो He, assuming their radius of the helium nucleus to be 6.8 एंगस्ट्रॉम। तो भाई यहां पे अगर ऐसी कुछ कहानी है तो आपको पता है अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है और यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड दिस पार्ट, और यहां पे सेंटर से लेके दिस डिस्टेंस विल बी ऑफ 6.8 एंगस्ट्रॉम। तो सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी अगेन ऑफ 6.8 एंगस्ट्रॉम। सो ओवरऑल जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का सेपरेशन है दैट विल बी 2 × 6.8 एंगस्ट्रॉम। बेटा कितना हो जाएगा, 6.8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 8 2 16, 6 2 12 13, 13.6 into 10⁻10 मीटर इज द सेपरेशन बिटवीन द। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का सेपरेशन आ चुका है हमारे पास 13.6 10⁻10 मीटर। कितना फोर्स लग रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये आपको बताना है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन बाय, बेटा कितना हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है K इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन 13.6 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। फोर्स जो लगेगा दैट विल बी K का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है इंटू 1.6 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻38 डिवाइडेड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20, और ये 13.6 भी है। So F will be 9 multiplied by 2.56 10 की पावर -29 डिवाइडेड बाय, बेटा 13.6 और 13.6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में, थोड़ा सा कष्ट है, कर लेते हैं। थोड़ा सा कष्ट वाली बातें हैं, झेल लो यार, कैलकुलेशन है। हो सकता है ऐसे न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाए, तो वहां आपके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। वन 184.96 भाई मैं थोड़ी सी मक्कारी अगर कर लूं तो शायद मजा आ जाए। ठीक है, थोड़ी सी मक्कारी अगर हम करें तो इट विल बी समथिंग लाइक 2.56 को पहले तो चलो क्या करनी मक्कारी, पूरा पूरा सॉल्व कर लेते हैं।
हाँ जी, 2.56 मल्टीप्लाई बाय 9 23 हो जाएगा ये। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय 185 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20। बेटा जी 184.96 को मैंने 185 कह दिया और 23.04 को मैंने 23 लिख दिया। कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने ऐसा करके? सिंप्लीफाई किया तो फोर्स आ रहा है 23/185। काट पीट के देख लेते क्या बनता है यहां पे 23, ये 185, डॉट लगाएंगे, एक जीरो आएगा भाई। 185 को मुझे तो लग नहीं रहा कि 2 से काटने पे कुछ बात बनेगी। 8 16 17 2 1 2 3 ज्यादा हो जाएगा सर। 1 से काटा 185 यहां पे आ जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, 8 4 12 होते हैं सब, ठीक है बढ़िया। डॉट लगा दीजिए, जीरो लगा। फिर 185 को मैं मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि मैं 3 से करूं तो शायद ज्यादा होगा। 3 5 15 24 25 3 1 3 4 5 ज्यादा हो गया। सो 185 को 2 से कर देते हैं ना, तो 5 2 10, 8 2 16 17, 2 1 2 8 3, 2 से काटेंगे दैट विल बी 370, जीरो ऐसे आ जाएगा, 7 8 15 होते हैं। 0.12 चलेगी पिक्चर में, 0.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 न्यूटन। बेटा समझ रहे हो बेटा, माइनस का 20 ऊपर जाएगा प्लस का 20, -29 प्लस 20 माइनस का 9। एंड सॉल्विंग दिस पार्ट फोर्स जो बन सकता है वो कितना बन सकता है? सब पूरी पिक्चर को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 न्यूटन। यानी जो फोर्स बनेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन का हो सकता है। ये आपको अगर किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो भाई बिंदास होकर इस पे ताला लगा दीजिए, क्योंकि यही हमारा सही जवाब होगा। 1.2 10 की पावर माइनस का 10 न्यूटन, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है ये बात सभी को? समझ आती है सारी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई समस्या भी नहीं? तो भाई जल्दी से इसको छाप लो, तुरंत प्रभाव से इसको छाप लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? नोट किया सभी ने? चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? 2 इक्वली चार्ज पिथ बॉल्स। पिथ बॉल मतलब वो थर्मोकॉल वाली छोटी छोटी सी बॉल आती है ना, हाँ। तो पिथ बॉल्स हैं 3 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। द चार्ज ऑन ईच बॉल इज, तो भैया चार्ज कितना होगा ये बताना। और इक्वली चार्ज है ये जो है इक्वली चार्ज है। तो एक पिथ बॉल यहां पे हो जाएगी जिसपे चार्ज क्यू है, दूसरी पिथ बॉल यहां हो जाएगी जिसपे चार्ज क्यू है। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है दैट विल बी ऑफ 3 सेंटीमीटर। एंड नाउ दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, आइडेंटिकल चार्जेस है क्योंकि, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ F सच दैट F इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। द चार्ज ऑन ईच बॉल बताना है भाई। फोर्स कितना लगेगा? K Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। चलिए भैया उधर ले जाइए सारी पिक्चर को, चार्ज फाइंड आउट करना है हम लोगों को। सो के क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10⁻⁻4। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय, बेटा k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। k का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻9। तो 9 से 9 समाप्त हो जाएगा, इट विल बी 4 इंटू 10⁻⁻18। सो q का वैल्यू हो जाएगा कितना? 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और ये है चार्ज ऑन द पिथ बॉल्स। कहीं पे दिख रहा है ये ऑप्शन 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है और मैं कहूंगा कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। भाई तुरंत प्रभाव से छापना शुरू कर देंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी से फटाफट से नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया? समझ आती है ना कहानी? ओके, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 अल्फा पार्टिकल हैं, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻13। देखिए भाई चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए।
द चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल विल बी गिवन बाय 2e, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहां पे एक अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है और यहां पे एक और अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 10⁻⁻13 मीटर का। दोनों के बीच का सेपरेशन 10⁻⁻13 मीटर का है। इनके बीच का फोर्स कितना होगा? पहली चीज तो सर ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है भाई, दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। So now the force will be given by nothing but sir k into charge on the alpha particle 2e, charge on the alpha particle 2e divided by 10⁻⁻13 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे तो उसको वैल्यू फाइंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको ये पूछना चाहता है ऑर्डर क्या होगा। वो वैल्यू फाइंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप देख सकते हो 92.16 92.16 सब में आ रहा है, वो ऑर्डर फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻26। 13 2 26 के हिसाब से पिक्चर बना लेंगे हम लोग इसकी। अच्छा, सो द फोर्स विल बी नथिंग बट सर 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 इंटू ई स्क्वायर हो जाता है बेटा 2.56 10⁻⁻38 divided by 10⁻⁻26. So F will be 36 multiplied by 2.56, मत करना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचा लेना अपना। -29 प्लस का 26, -38 प्लस 9 माइनस का 29 होता है, और ये माइनस का 26 ऊपर जाएगा प्लस का आ जाएगा। सो द फोर्स विल बी समथिंग लाइक 92.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 न्यूटन। ठीक है, ये आंसर बनेगा बेटा इसका। मैं बोल रहा हूं ना, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे पार्ट पे 92.16 ही लिखा हुआ है। जो काम करना है वो यहां पे करना है, यानी कि -29 प्लस 26 माइनस का 3 होता है। सो माइनस के 3 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें ऑर्डर चेक करना था सिर्फ आपको, इस केस में आपको सिर्फ ऑर्डर चेक करना था। तो ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 12 की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। जल्दी से छाप लीजिए, तुरंत प्रभाव से सारी बातें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया भाई साहब, नोट कर लिया सबने क्वेश्चन नंबर 12। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है द एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ द 2 स्मॉल स्फीयर्स। भाई यहां पे एक स्मॉल स्फीयर रखा हुआ है, यहां पे भी एक और स्मॉल स्फीयर रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और आपसे जो पूछा है वो ये है, इक्वल इन नंबर है ना, दोनों पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन कितने होने चाहिए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमें बताना है। यानी कि हो सकता है शायद इस पे प्लस का Ne आ जाए, इस पे माइनस का Ne आ जाए, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया गया हो। ये कहानी कुछ इस प्रकार से है बेटा कि 2 स्फीयर थे हमारे पास, यहां से आपने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के यहां पे दे दिए, यहां पे आपने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के यहां दे दिए। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ द 2 स्फीयर्स। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने स्फीयर करें? इक्वल नंबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां गए और n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां हो जाएंगे। नहीं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहां रख रहे हो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां रखने पड़ेंगे। तो मैंने बोला मान लो यार यहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे, यहां पे भी मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। सो कहानी बन चुकी है। प्लस माइनस का कोई लोचा नहीं है, ऐसे आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन्स उठा के रखे हैं, सच दैट इनके बीच में फोर्स, अगर दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सच दैट इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा 10⁻⁻19 न्यूटन में होगा। सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहां पे n का नंबर कैसे फाइंड करें यार? n का नंबर फाइंड करना है मुझे, n फाइंड आउट करना है। फोर्स होता है कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। देखो दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है, इसलिए मैंने क्यू स्क्वायर कर दिया है। 9 इंटू 10⁻9 इंटू Ne का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। फोर्स जो लगेगा दैट विल बी 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय, बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फाइंड आउट करना ही है, तो n स्क्वायर हो जाएगा। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर 2.56 इंटू 10⁻⁻38 होता है।
बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4, 3 सेंटीमीटर था ना, सो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हो गया, ये 9 से 9 खत्म हो गया भाई, ठीक है। फोर्स की बात करें 10 टू पावर माइनस 19 है ये, इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 29 प्लस का 4, 10 की पावर माइनस का 19 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 2.56 10 टू पावर माइनस का 25, बेटा ये माइनस का 25 इधर आएगा, प्लस में आ जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2.56 10 की पावर माइनस का 25, माइनस 25 ऊपर जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा 19, और ये 4 है ना, ये बनेगा 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2.56, सो n स्क्वायर हो रहा है, देखो ना यार, माइनस 25 ऊपर जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, और 19 में कितना ऐड करूं, 19 20 21 22 23 24 25 26, हाँ ठीक है मेरी गलती हो गई, 6 लगना था यहाँ पे। खुश, अब खुश हो, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक, हाँ तो इसको अगले पेज पे सॉल्व कर लूं मैं, इसको अगले पेज पे सॉल्व कर लूं, तो n स्क्वायर जो आ रहा है वो 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 256, 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 2.56, n का वैल्यू हो जाएगा बेटा 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.6, n का वैल्यू हो जाएगा 10,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 16, 4 से काटा, 4 4 जा 16, 25 4 जा 100, 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर से 4 से काट सकते हो, 4 6 जा 24 है ना, या फिर 100 को काट दीजिए 25, 6 to 5 ऐसे कुछ करके वैल्यू बन रही है, एक बार चेक कर लीजिए बेटा सभी लोग, इसकी वैल्यू बनेगी 6 to 5 करके, ठीक है, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करके इसको नोट जरूर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। चलिए भाई, हो गया, ये छाप लिया, 625 आंसर आ रहा है, जो कि हमें, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये ऑप्शन सी देख लेना यार एक बार, यहां मिलेगा, बाकी यहां की चीजें जो गायब होगी है, अभी मैं दोबारा से जल्दी से लिख देता हूं, ठीक है, चिंता मत करो। फोर्स कितना लग रहा था, 10 की पावर माइनस 19 न्यूटन का, असल में फोर्स होता कितना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 19 न्यूटन। साहब यहाँ पे के की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9 था, n स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर 10 की पावर माइनस 19, ऐसी चल रही थी कहानी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू एन स्क्वायर, बेटा 1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 1.6 का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर कितना आएगा बेटा, ये 19 का स्क्वायर 38, 38 माइनस 9 29, और ये इधर आएगा प्लस का 4 माइनस का 25, ठीक है, ये उधर चल जाएगा, और n स्क्वायर की पिक्चर जो हो जाएगी वो आपकी ऐसे बन जाएगी, 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1.6 का होल स्क्वायर, यही हो गया अब तो सॉल्व पूरा। अब कितना ही करोगे, 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.6, लो भैया फिर से कर दिया, ठीक है। चलिए ये हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13 छापना है, जिसको भी जल्दी से छाप लो, जिसका रह गया होगा ये वाला पार्ट वो छाप लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज 25 माइक्रोकूलम का और 50 माइक्रोकूलम का है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, और रेशियो ऑफ फोर्स पूछ रहा है इन पे। बोलो भैया, यहां पे 25 माइक्रोकूलम का एक चार्ज, यहां पे 50 माइक्रोकूलम का एक चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर, दे आर सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द फोर्सेज और देम, भैया इनके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका रेशियो, ये वाला मान लीजिए पहला चार्ज हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड F12 बेटा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, दिस विल बी योर F21। अच्छा अब ये चीज समझो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कि दोनों पॉजिटिव है, सब दोनों के दोनों जो है वो
पॉजिटिव है। अब बेटा पॉजिटिव वाले तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि दिस इज कॉल्ड F12 फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, दिस विल बी योर F21 यानी कि फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। ये F12 वो F21 दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है बेटा जी। F12 और F21 क्या बराबर हो जाएंगे क्या मैग्नीट्यूड में? सोच के देख लो। डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड तो सेम है ना यहाँ पे। सो द रेशियो ऑफ द फोर्सेज ऑफ देम विल बी गिवन बाय, द रेशियो विल बी गिवन बाय F12 और F21 का जो रेशियो बनेगा, F12 और F21 का जो रेशियो बनेगा वो 1:1 का हो जाएगा। सो द रेशियो इज ऑफ 1:1। चलिए भाई साहब, तो ये कहानी ऑप्शन ए पे आके खत्म हो जाती है। फालतू का सवाल था, पूछ ला, हमने बता दिया भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। ठीक है, कोई और तो नहीं था जो फोर्स लगा रहा था, नहीं सर ये दोनों ही थे, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे एंड द रेशियो ऑफ द फोर्स विल बी 1:1। सही है, छाप लिया? ओके चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। बोला गया है दो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है x और y एंड दे आर परमानेंटली सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। x और y के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है। ऑब्जेक्ट x हैज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड ऑब्जेक्ट y हैज अ चार्ज ऑफ -1 माइक्रोकूलम। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये रहा x प्लस 1 माइक्रोकूलम के साथ, ये रहा y -1 माइक्रोकूलम के साथ। दोनों के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर का है, दोनों के दोनों फिक्स्ड है बिल्कुल, है ना। सो नाउ अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम x में से कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया और हमने वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए y पे। बेटा देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन दोगे तो और इसमें इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है इंक्रीज हो जाएगा। तो इनिशियल सिचुएशन तो मैंने बना दी है यहां पे, इनिशियल सिचुएशन तो मैंने यहां पे बना दी है। फाइनल सिचुएशन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेक द इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड, ठीक है भाई, ये वाली कहानी थी। अब इन्होंने बोला है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया, यहां से आपने सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर कर दिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने इधर से उठा के यहां पे भेज दिए, तो फाइनल सिचुएशन कैसी बनेगी? आओ जरा फाइनल सिचुएशन बनाता हूं। सो भाई साहब, फाइनली ये जो कहानी बनने वाली है वो ऐसी होगी कि यहां पे जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो 1 + Ne, दिस विल बी योर 1 + Ne। 1 माइक्रोकूलम है यानी कि 10 की पावर -6 + Ne, और ये हो जाएगा -10⁻⁻⁶ + Ne। बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज था, उस पे नेगेटिव चार्ज था, जैसे आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले और पॉजिटिव चार्ज हो गया, उस पे इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया। इस पे सेपरेशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, दोनों के बीच की दूरियां 1 सेंटीमीटर की ही है। ये x था, ये y था, दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज 360 न्यूटन। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपने ट्रांसफर करे हैं वो बताना है आपको, n का वैल्यू बताना है। बेटा समझ रहे हो, 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 की पावर -6 कूलम, तो 10 की पावर -6 + Ne। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। जब आप किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव था तो +Ne कर दिया। जिसको इलेक्ट्रॉन दोगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, -1 माइक्रोकूलम -Ne। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होता है बेटा, -1 माइक्रोकूलम माइनस का Ne, तो माइनस कॉमन निकाल दोगे तो 10 की पावर -6 + Ne। अभी समझ लो ना भावनाओं को कैसे हो रही है, मेरी भावनाओं को समझना कि वो क्यों हम वैसे डिफाइन कर रहे हो उसमें से, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सो अब कहानी हमारे आंखों के सामने है, दोनों के बीच में फोर्स लग सकता है, तो आओ जरा फोर्स लगा लेते हैं दोनों के बीच में। सो मेरे बच्चे, इस केस में द फोर्स कैन बी रिटन एज K कितना, 10 की पावर -6 प्लस का Ne, 10 का पावर -6 प्लस Ne, माइनस में है तो क्या हुआ, ये समझ गए ना, अट्रैक्टिव फोर्स है, काफी है, 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। बेटा ये समझ गए ना कि अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो बस कोई जरूरत नहीं है माइनस का साइन बार बार चार्ज में लगाने का, चार्ज में माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले समझ चुके हो कि अट्रैक्टिव फोर्स है।
माइनस का साइन लगाओगे तो ये पता चलेगा कि देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, पर हम तो पहले ही समझ गए सर एक प्लस एक माइनस है, तो बार बार वो चीज दिखाने की जरूरत नहीं होती फिर आप लोगों को, ठीक है। फोर्स जो है दैट विल बी ऑफ 360 न्यूटन, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 का पावर माइनस का 6 प्लस एन ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का पावर माइनस का 4, माइनस का 4 वहां चल जाएगा, सो 360 इंटू 10 का पावर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 का पावर 9 इज इक्वल्स टू 10 का पावर माइनस का 6 प्लस का एन ई। भाई क्लियर है यहां तक बातें, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, एन फाइंड आउट करना है मुझे। सो सर 9 से 4 टाइम्स तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 ये बन जाएगा, ये 9 ऊपर जाएगा माइनस का 9 बन जाएगा, सो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 10 का पावर माइनस 6 प्लस एन ई का होल स्क्वायर। बेटा जी यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर हटा रहा हूं मैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस का 6 इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर माइनस का 6 प्लस का एन ई। सो एन ई हो जाएगा 10 का पावर माइनस का 6। मेरी बात समझ रहे हो क्यों हो रहा है ये सारी चीजें? हाँ, सो n इज इक्वल्स टू 10 का पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस का 19। ये माइनस का 19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 13 डिवाइड बाय 1.6 हो जाएगा। भाई 1.6 1 डिवाइड बाय 1.6 कर लीजिए, या फिर एक काम करो पावर देखो 10 की पावर 12 13 10 की पावर 10 ले लेता हूं मैं, है ना। वैसे तो मुझे शायद ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, मुझे पता है 6.25 वाला ऑप्शन बन सकता है इसमें। कैसे सर? 1/16 करते हैं एक बार देखो, इट विल बी 1 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 रेज़्ड पावर 14 हो जाएगा। बेटा पॉइंट हटा दोगे तो 0 आ जाएगा। हाँ, 1 को 16 से डिवाइड करा तो डॉट लगाना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल लगाना पड़ेगा, फिर एक 0 आएगा। हाँ सर आएगा। 16 को और कितने से करूं? 6 से कर लो, ठीक है। एक 0 आएगा, 2 ज़ा 32, 0 आएगा तो इट विल बी 0.0625 इंटू 10 का पावर 14, 0.0625 इंटू 10 पावर 14। भाई यहां पे एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पे मतलब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 से डिवाइड करके 6.25 10 का पावर 12 है ना, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 देखो ना यार, यहां से पॉइंट हटाया, अपॉन में 4 0 आएंगे, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे और 2 0 डेसिमल पे आ जाएंगे। 6.25 10 की पावर 12, ये आपका ऑप्शन बी दिख रहा था, यही तो मैं कह रहा था, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, यहां से छापना शुरू कर दीजिए। ये बात समझ आती है ना सभी को कि कैसे वो माइनस के साथ में खेल रहा हूं यहां पे? सभी को क्लियर होता है? तुरंत प्रभाव से छाप लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते। बेटा हो गया, नोट कर लिया सभी ने? यहां तक सारी बातें लिख लीजिएगा, वो फाइनल आंसर होगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 12। ओके चलिए भाई, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 की कहानी होती है समाप्त, और इसी के साथ होता है समाप्त हमारा एमसीक्यू पार्ट 3। बेटा जी उम्मीद करता हूं कि आज के कराए हुए क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे, किसी भी पार्ट पे कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी अगर लगता है कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो भाई बिंदास होके आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि भैया देखो आप लिखोगे तभी हमारी तरफ से भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जो भी समस्या है उनको मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं और मेरी टीम आपकी टोटली हेल्प करेगी आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और बेटा जी इसके अलावा वीडियो दोबारा देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे आ सकते हैं, क्योंकि यहां पे ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में अरेंज की हुई, जो कि आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। यानी कि आप किसी भी वीडियो को कितने बार भी देखो, मैग्नेट ब्रेन्स को उससे कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। तो बेटा जी यहां तक की कहानी थी एमसीक्यूज की। अब इसके बाद सिलसिला शुरू होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि देखो अपने एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि एमसीक्यू आएगा, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, डेरिवेशंस भी आएंगे, तो ये सारी चीजें को भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी, चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।